नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो हिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उसको आज हम और कंटिन्यू करेंगे तथा आज का लेक्चर हमारा क्या होगा, उग्र राष्ट्रवाद का उदय। जी हाँ दोस्तों, आज से हम पढ़ने वाले हैं उग्र राष्ट्रवाद के बारे में। तो उग्र राष्ट्रवाद से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, उन सभी को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं तथा आज का हमारा जो उग्र राष्ट्रवाद के उदय का लेक्चर है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो उग्र राष्ट्रवाद के उदय का लेक्चर है, यह इसका पार्ट 1 है तथा इसका जो पार्ट 2 है इसके बाद हम अपलोड करें, यानी कि 2 पार्ट में इस लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। यह आज का हमारा पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उसको आइए कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि भारत में जो है उग्रवाद का चरण कब से कब तक था। तो उग्रवादी जो चरण था भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हुआ था 1905 से लेके 1919 तक। इसे भी आप याद रखिएगा, भारत में उग्रवादी जो चरण था यह 1905 से लेके 1919 तक था। उग्र राष्ट्रवादी चरण के नेताओं में सबसे प्रमुख थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल, जिनको हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। आप याद रखिएगा, लाल बाल पाल को जो है उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का प्रमुख लीडर माना जाता था। इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने जनता को साहसी तथा स्वावलंबी तथा निस्वार्थी योद्धा बनने का पाठ पढ़ाया। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव के द्वारा जो है लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने का प्रयास किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसे आप याद रखिएगा। जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में 1904 में पहली बार स्वशासन की मांग की थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पहला चरण था उग्र राष्ट्रवाद का, हुआ था बंगाल का विभाजन तथा स्वदेशी मूवमेंट। तो इसके बारे में ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जुलाई 1905 यहाँ पे होगा, 1995 नहीं 1905 होगा। तो जुलाई 1905 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता स्थित टाउन हॉल में जो है एक ऐतिहासिक बैठक के दौरान स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई तथा बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। बंगाल विभाजन से रिलेटेड जो डेट है, जो डेट का सीक्वेंस है आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सर्वप्रथम जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा जो है जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है औपचारिक रूप से। इसके बाद 7 जैसे ही इसकी घोषणा की जाती है औपचारिक रूप से कि जो है बंगाल का विभाजन किया जाएगा, ठीक इसके बाद 7 अगस्त 1905 को कोलकाता स्थित टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक के दौरान जो है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो है भारतीयों के द्वारा स्वदेशी मूवमेंट चालू करने की घोषणा की गई तथा बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव को भी पारित किया गया। इसके बाद 16 अक्टूबर का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी दिन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को लागू कर दिया जाता। तो डेट आपके दिमाग में याद रखनी है आपको। 16 अगस्त 1905 को जो है बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। तो डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जिस दिन बंगाल विभाजन को लागू किया जाता है, इस दिन को जो है भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा बंगालियों में अटूट एकता दर्शाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने जो है एक दूसरे की कलाइयों पर इसी दिन राखी भी बांधी थी। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो विचार है, सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया था। यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी मूवमेंट और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो विचार आया था, वह सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के दिमाग में आया था। इन्होंने अपने पत्र संजीवनी में प्रकाशित किया था 1905 में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है जो आपको याद रखना है, इस विभाजन के दौरान, यानी कि जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, तो इस विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक एक प्रसिद्ध गीत लिखा, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात इसका राष्ट्रीय गीत बन जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के दौरान जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बांग्ला नामक जो है एक फेमस गीत लिखा जाता है, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात इसका राष्ट्रीय गीत बना। तिलक ने जो है मुंबई तथा पुणे में
अजीत सिंह तथा लाला लाजपत राय ने पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि किस इंपॉर्टेंट नेताओं ने कहाँ कहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट का नेतृत्व किया। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार बना हुआ है। इसके बाद 1905 में जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, इसमें जो है बंगाल में चल रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट को जो है मतलब स्वदेशी मूवमेंट का जो है समर्थन किया गया, यानी कि स्वदेशी व बहिष्कार मूवमेंट का जो है समर्थन किया गया था। कब? तो 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसमें जो है स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का जो है समर्थन किया गया था इस कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसके बाद अगला फैक्ट आप याद रखिएगा, उग्र राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश जो उग्रवादी राष्ट्रवादी जो नेता थे ये जो है स्वदेशी मूवमेंट को पूरे देश में फैलाना चाह रहे थे। साथ ही वे सिर्फ स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन से संतुष्ट ना होकर स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाना चाह रहे थे। इसे भी आप याद रखिएगा, जो उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये जो थे इन्होंने कहा कि यह जो स्वदेशी आंदोलन है यह हम पूरे देश में इसको फैलाएंगे। इसके साथ ही जो है हम स्वदेशी आंदोलन से ही संतुष्ट नहीं रहेंगे, आगे हम जो है अपनी जो मांग है उसको हम स्वराज प्राप्ति की ओर ले कर जाएंगे। तो इससे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो आप याद रखिएगा, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मूल लक्ष्य था वह स्वराज की प्राप्ति बताया था। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। 1905 के बाद जब 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया जाता है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, तो इसी समय जो है कांग्रेस ने जो अपना मूल लक्ष्य था वह स्वराज की प्राप्ति बताया था। इसके बाद इस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण स्वयं सेवी संगठन था जिसका नाम था 12 साल की स्वदेश बांधव समिति। इसे आप याद रखिएगा। इस मूवमेंट के दौरान जो है एक इम्पॉर्टेंट स्वयं सेवी संगठन जिसका नाम था 12 साल की स्वदेश बांधव समिति। यहाँ पे 12 साल होगा तो 12 साल की स्वदेश बांधव समिति जिसके अध्यक्ष थे अश्वनी कुमार दत्त। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आचार्य पीसी रॉय ने बंगाल में स्वदेशी केमिकल स्टोर्स की स्थापना की। तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई इसी बंगाल विभाजन के दौरान। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की तथा अरविंद घोष को इसका आचार्य बनाया गया। इसे भी आप याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के दौरान जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, इसी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो है राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की तथा अरविंद घोष को इसका प्राचार्य बनाया गया। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है इसे देख लीजिए आप। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। फैक्ट भी आप याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इसी समय अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा जो स्थापित की गई थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, इसकी जो पहली छात्रवृत्ति थी भारतीय कलाविद नंदलाल बोस को दी गई थी। तो फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखिएगा। जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई थी, इसकी जो पहली छात्रवृत्ति थी यह भारतीय कलाविद नंदलाल बोस को दी गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसको हमने कवर कर लिया है तथा कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी मैंने यहाँ पे अपलोड किया है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था तो उस समय जो है भारत का जो वायसराय था वह कौन था, तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो आप याद रखिएगा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने जो है सम्राट पंचम के स्वागत में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आपको याद रखना है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, आप याद रखिएगा, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में 1911 में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1911 में दिल्ली दरबार में जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात की गई। इसके बाद 1912 में जो है राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे आप याद रखिएगा। 1912 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो आपको वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बताइए,
1900 मतलब जब बंगाल विभाजन किया गया था तो उस समय यह वायसराय नहीं था। बंगाल विभाजन के बाद जो है यह वायसराय बना था, यानी कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था तो 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। फैक्ट आप याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। तथा कर्जन के बाद जो है 1905 में एक नया वायसराय आया था जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था वो किया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। तथा लॉर्ड कर्जन के बाद जो एक अगला वायसराय आता है वो आता है लॉर्ड मिंटो। तथा लॉर्ड मिंटो के बाद जो है एक अगला वायसराय आता है जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तथा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि किस वायसराय के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद 1912 में जो है और राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया तथा 1912 में ही बिहार को बंगाल से अलग कर एक भिन्न प्रांत बनाया गया जिसमें उड़ीसा भी शामिल थे। यानी कि 1912 में ही बिहार को बंगाल से अलग कर जो है एक भिन्न प्रांत बनाया गया था जिसमें बिहार का हिस्सा उड़ीसा भी था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो उग्र राष्ट्रवाद का जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया उसका जो पार्ट 1 उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। इसका जो पार्ट 2 है जल्दी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।